हेलो दोस्तों, सभी को गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है फिजिक्स के ऑनलाइन क्लास में। हमने जो इससे पीछे वाला लेक्चर या पीछे वाली क्लास ली थी उसमें हमने क्या पढ़ा था। हमने पढ़ा था कि अपने पास एक मॉडल के अपने पास जो चैप्टर का नाम था वो था न्यूक्लियर मॉडल। तो न्यूक्लियर मॉडल अपन में बात की थी। तो न्यूक्लियर मॉडल में क्या क्या पढ़ लिया था अपन ने। देखो, न्यूक्लियर मॉडल में फर्स्ट मॉडल पढ़ा था अपन ने, लिक्विड ड्रॉप मॉडल यानी द्रव बूंद मॉडल पढ़ा था। इसमें अपन ने क्या बताया था कि कोई भी नाभिक होता है वो कैसा होता है, द्रव की बूंद के समान होता है। तो द्रव की बूंद के समान में क्या किया था, इसको द्रव की बूंद को न्यूक्लियर को क्या किया था, अपन ने कंपेयर कराया था। तो अपन ने कुछ समानताएं देखी थी यानी सिमेट्रिक देखी थी। कुछ लिक्विड ड्रॉप होती है, कोई न्यूक्लियर होता है तो उसमें क्या थी, कुछ सिमेट्री थी। तो उसके बेस पे अपन ने माना था कि नाभिक कैसा होता है, द्रव की बूंद के समान होता है। तो इस बेस पे अपना क्या दिया गया था, एक मॉडल दिया गया था जिसका नाम क्या था, लिक्विड ड्रॉप मॉडल। इसके अंदर और क्या क्या पढ़ा था अपन ने, और पढ़ा था हमने कि इसके अंदर जो बाइंडिंग एनर्जी यानी ई बी की बात होती है वो 5 तरह से मिलकर बनी होती थी। कौन कौन सी थी अपने पास, ई वी, ई वॉल्यूम थी, ई सरफेस थी, ई कूलाम थी, ई असिमेट्रिक थी और ई पेयरिंग थी। यानी ये सब क्या थी, इसकी एनर्जी थी। यानी इन एनर्जी की क्या क्या फॉर्मूले आए थे इनकी अपन ने डिटेल से एक्सप्लेन कर लिया था। फिर अपन ने क्या निकाला था, इसकी बाइंडिंग एनर्जी निकाली थी इन सब फॉर्मूले से, तो वही बाइंडिंग एनर्जी आई थी। उसके बाद अपन ने क्या निकाला था, उसका एम जेड ए निकाला था। यानी अपन ने एक फॉर्मूला डिराइव किया था, सामी आनुपातिक द्रव्यमान सूत्र यानी सेमी एम्पेरिकल मास फॉर्मूला। तो ये वाला फॉर्मूला था, इसको भी अपन ने पढ़ लिया था। तो ये सब चीज तो अपन पढ़ चुके हैं। सेमी एम्पेरिकल मास फॉर्मूला, इसकी फुल फॉर्म याद रखना, कई बार पूछी जाती है। तो ये था अपने पास जो अपन हम पढ़ चुके इसके पीछे वाली क्लास में। अब अपने पास जो नेक्स्ट मॉडल आता है, नेक्स्ट मॉडल आता है अपने पास सेल मॉडल। तो सेल मॉडल क्या कहता है, किस क्या रिलेशन है, ये कुछ पूरा थ्योरेटिकल बेस है। वैसे तो मैं आपको सेल मॉडल निकालना एक बार डायग्राम बता चुका हूँ, इससे जो 5-6 क्लास पहले हुई थी, जो फर्स्ट चैप्टर में बात की थी, उसमें अपन ने जे निकालना सीखा था, एल निकालना सीखा था और चुंबकीय आघूर्ण मैग्नेटिक मोमेंट निकालना सीखा था, वो सब सीखा था। तो इसी के बेस पे बात करते हैं। अपना जो सेल मॉडल है वो चैप्टर इसी के अंदर का है, तो अपन इसकी डिटेल्स से ही देखते हैं। तो ये वाला तो सब कुछ अपन ने पढ़ चुका है। अब अपन आते हैं नेक्स्ट मॉडल का। तो नेक्स्ट मॉडल है अपना सेल मॉडल। तो सेल मॉडल को ही कहा गया, हिंदी में कहते हैं सेल, इंग्लिश में भी कहते हैं सेल। तो सबसे पहले तो इसको सेल क्यों कहा गया, सबसे पहले तो इसकी जरूरत कहाँ पड़ी, क्योंकि जो लिक्विड ड्रॉप मॉडल था वो फर्स्ट में आया था, ये इसके बाद आया। तो क्या कमी रही कि वो इसको आना पड़ा। तो सबसे पहले तो जो लिक्विड ड्रॉप मॉडल था, यदि लिक्विड ड्रॉप मॉडल की अपन कमी की बात करें कि उसमें क्या क्या कमी रही थी, तो लिक्विड ड्रॉप मॉडल था वो क्या था, एक तो मैजिक संख्या को एक्सप्लेन नहीं किया उसने। तो मेन उसकी जो कमी थी वो क्या थी, मैजिक नंबर को एक्सप्लेन नहीं किया। यानी जो अपने पास मैजिक नंबर मानते हैं उसको क्या किया था, वो एक्सप्लेन नहीं कर सका, क्योंकि जो मैजिक नंबर वाले जो न्यूक्लियस होते हैं वो कैसे होते हैं, हमेशा स्थायी होते हैं। तो उन स्थायित्व के बारे में वो क्या हुआ, नहीं समझा सका। तो एक तरफ से कह सकते हैं कि ये इसका सबसे बड़ा फीडबैक था, यानी इसकी बहुत बड़ी कमी थी जो ये थी कि लिक्विड ड्रॉप मॉडल क्या बताता है, इसमें मैजिक नंबर की व्याख्या नहीं कर सका। तो ये तो क्या था, इसमें इसकी कमी थी। तो इसी की व्याख्या किसने की, फिर सेल मॉडल ने की। तो सेल मॉडल ने क्या क्या बताया, तो देखो देखो नाभिक के अंदर की बात करें तो न्यूक्लियन होता है। यदि न्यूक्लियन की बात करें अपन, तो न्यूक्लियन में क्या क्या रहता है अपने पास, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कैसे रहते हैं, बाउंड रहते हैं। यानी ये प्रोटॉन हो गया और ये न्यूट्रॉन हो गया, ये कैसे अपने पास न्यूक्लियन कहलाते हैं। अब इसके अंदर की बात करें तो इसमें क्या था, सेल मॉडल क्या बताता है, सेल मॉडल कुछ व्याख्या करता है। सेल मॉडल सबसे पहले तो क्या क्या निकालना सिखाता है अपन को। देखो, सेल मॉडल से अपन जे निकाल सकते हैं यानी स्पिन निकाल सकते हैं। उसके बाद एल की वैल्यू निकाल सकते हैं, ऑर्बिटल क्वांटम नंबर निकाल सकते हैं, मैग्नेटिक मोमेंट यानी म्यू निकाल सकते हैं, यानी जो अपन ने निकालना सीखा था। तो ये सब चीजें इससे निकाल सकते हैं। क्वाड्रपल मोमेंट निकाल सकते हैं, चतुर्ध्रुव आघूर्ण निकाल सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें मैजिक संख्या को क्या करता है, ये एक्सप्लेन करता है। तो ये क्या होगा, मैजिक नंबर को क्या करेगा, एक्सप्लेन करेगा। तो ये क्या हो जाएगा अपने पास, सेल मॉडल। तो सेल मॉडल इन सब की व्याख्या करता है कि सेल मॉडल बताता है कि नाभिक में तो क्या क्या रहता है अपने पास, कि नाभिक में तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों रहते हैं। तो लिक्विड ड्रॉप मॉडल था उसको क्या, उसने क्या किया, मैजिक नंबर को समझाने में असफल रहा। तो जो मैजिक नंबर की व्याख्या की वो किसने की, अपने पास सेल मॉडल ने की। तो न्यूक्लियन में वो ही अपन क्या क्या निकाल सकते हैं, जे निकाल सकते हैं, एल निकाल सकते हैं, म्यू निकाल सकते हैं। तो ये सब चीजें क्या करते हैं, अपन निकाल सकते हैं। तो अपने पास कहते हैं कि अब मैजिक नंबर की बात आती है। तो मैजिक नंबर में क्या होता है, मैजिक नंबर देखो, मैजिक नंबर न्यूक्लियन की बात करते हैं। एक अपन बात करते हैं कि जो लिक्विड ड्रॉप मॉडल था, यानी लिक्विड ड्रॉप मॉडल था वो बहुत सारे समूह में होता था। यानी वो किस पर डिपेंड कर रहा था, 5 तरह की एनर्जी पर डिपेंड कर रहा था। कौन कौन सा, ई वी था जो, और क्या था अपने पास, ई वी, ई सरफेस, ई सी
ई ए और ई बी, यानी ये जो डिपेंड कर रहा था वो इन पांचों समूह पर डिपेंड कर रहा था। कह सकते हैं कि ये एक तरह का क्या है, समूह है। बाकी जो सेल मॉडल है, सेल मॉडल डिपेंड किस पे कर रहा है, सेल मॉडल ओनली या तो प्रोटॉन पर डिपेंड करेगा या न्यूट्रॉन पर डिपेंड करेगा, यानी जो उसके अंदर न्यूक्लियस है वो कोई भी एक एलिमेंट पर डिपेंड करेगा, या तो प्रोटॉन पर करेगा या न्यूट्रॉन पर करेगा। और यहाँ पे क्या था, तो अपन कह सकते हैं कि जो लिक्विड ड्रॉप मॉडल था वो तो एक समूह को व्यक्त करता था, यानी समूह पर निर्भर करता था, और जो सेल मॉडल है वो क्या है, अपने पास एकल समूह को व्यक्त करता है। तो ये हो जाएगा अपने पास सेल मॉडल। अब अपन कह सकते हैं कि सेल मॉडल में कुछ एविडेंस यानी कुछ प्रमाण थे और कुछ पोस्टुलेट भी थे, तो मैंने शॉर्ट में पोस्टुलेट लिखे, तो अपन एक एक की बात करते हैं। तो सबसे पहले तो हो जाएगा सेल मॉडल। तो सेल मॉडल क्या है, एक बंद कोश के रूप में रहता है। जैसे अपने पास तो कोई भी एटम में इलेक्ट्रॉन कैसे रहते हैं, बंद कोश में, वैसे ही अपने पास क्या रहता है, जो न्यूक्लियन रहता है वो भी कैसे रहते हैं, बंद कोश में रहते हैं। तो उसी को अपन कहते हैं सेल मॉडल। अब अपन बात करते हैं एक एक चीज लिखते हैं। देखो सबसे पहले बात करते हैं अपन एविडेंस की। तो एविडेंस, एविडेंस का मतलब होता है कि अपने पास कुछ प्रमाण मिले, तो प्रमाण क्या थे वो देखना है अपन को। तो देखो अपन बात करते हैं, ये सबसे पहले तो सिंगल एलिमेंट पर डिपेंडेंट है, यानी या तो प्रोटॉन पर डिपेंड करेगा या न्यूट्रॉन पर डिपेंड करेगा। तो फर्स्ट इसमें पास एविडेंस लिखे हुए, तो एविडेंस को देखते हैं कि फर्स्ट है अपने पास अयुग्मित का निकलना। अब अयुग्मित का निकलना है, अयुग्मित में क्या, अयुग्मित में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। यदि बात करते हैं अपन न्यूक्लियन की, तो न्यूक्लियन क्या होता है, न्यूक्लियन में हमेशा रहते हैं अपने पास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो ये हो जाएगा अपने पास प्रोटॉन हो जाएगा, ये न्यूट्रॉन हो जाएगा। तो अपन कह सकते हैं कि एक तो पेयर होता है, एक अनपेयर होता है, एक तो पेयर होता है और एक अनपेयर होता है, यानी युग्मित और अयुग्मित। दोनों नाम सुन चुके हैं आप, केमिस्ट्री में अच्छे से पढ़ भी चुके हो। तो अपन जानते हैं कि कोई भी इलेक्ट्रॉन, मान लिया कि यदि इलेक्ट्रॉन की बात करें, इलेक्ट्रॉन कैसा रहता है, पेयर भी रहता है अनपेयर भी रहता है। यानी अपन कह सकते हैं कि ये वाला कोई भी ऑर्बिटल में ये वाला का, तो ये तो कैसा पेयर है, पर यदि ये वाला है तो ये क्या है, अनपेयर है। तो अपन कह सकते हैं कि किसी भी इलेक्ट्रॉन को यदि बाहर निकालना हो तो कौन सा आसानी से बाहर निकल सकता है, पेयर है अनपेयर। तो अपन कहते हैं कि कौन सा आसानी से बाहर निकलेगा, अयुग्मित निकलेगा, क्योंकि ये क्या है, अकेला है। तो ये कहाँ जाएगा, इसके साथ वाले के पास जाने की कोशिश करेगा। तो अपन कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा वो कौन सा निकलेगा, अयुग्मित यानी अनपेयर निकलेगा। तो इसी तरह अपन बात करते हैं सेल मॉडल में न्यूक्लियन की। तो न्यूक्लियन में क्या क्या है, अपने पास प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है। तो अपन बात करते हैं कि ये भी एक तरह से कैसे रहते हैं, पेयर और युग्मित और अयुग्मित, यानी पेयर और अनपेयर में रहते हैं। तो अपन कह सकते हैं कि ये भी कैसे रहेंगे, अपने पास पेयर रहेंगे और अनपेयर, यानी युग्मित और अयुग्मित में रहेंगे। जब युग्मित और अयुग्मित में रहेंगे तो अपन कह सकते हैं कि जो बाहर निकलेगा, यानी नाभिक से किसी न्यूक्लियन को बाहर निकालना है, तो वो क्या होगा, अपने पास कौन सा आसानी से बाहर निकाल सकता है, अयुग्मित। यानी जो ये वाला अपने पास न्यूक्लियन रहेगा उसको क्या कर सकते हैं अपन, आसानी से नाभिक से बाहर निकाल सकते हैं। तो अपन कह सकते हैं कि इसको क्या करेंगे, आसानी से निकाल सकते हैं, किसको, प्रोटॉन या फिर न्यूट्रॉन या फिर न्यूक्लियन को। तो जिस तरह से इलेक्ट्रॉन अपन पेयर अनपेयर होते हैं, वैसे अपने पास न्यूक्लियन भी कैसे रहते हैं, पेयर और अनपेयर रहते हैं। तो उसमें से जो अनपेयर होता है या अयुग्मित होता है उसको अपन आसानी से बाहर निकाल सकते हैं। तो फर्स्ट एविडेंस तो अपना यही था कि जो अपने पास कोई भी न्यूक्लियन में युग्मित भी रहते हैं अयुग्मित भी रहते हैं। तो युग्मित तो क्या होता है, पेयर के रूप में होता है, अयुग्मित होता है वो उसको आसानी से बाहर निकाल सकते हैं। तो सेकंड की बात करते हैं, सेकंड क्या बताता है, जेड और एन यदि इवन है, तो ये अपन पहले भी पढ़ चुके हैं कि कई बार आ चुका अपने पास ये कि ये लाइन कि यदि प्रोटॉन की संख्या, यानी प्रोटॉन की संख्या यानी जेड, प्रोटॉन की संख्या, और एन क्या है अपने पास, न्यूट्रॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या क्या हो अपने पास, यदि सम हो, यदि इवन का मतलब क्या होता है अपने पास, सम। यदि वो सम होता है तो वो नाभिक क्या होता है, सर्वाधिक। एक तो प्रकृति में वो सर्वाधिक पाए जाते हैं, तो वो ये अपन ने कल भी पढ़ा था कि ये लगभग 59% पाए जाते हैं। तो ये क्या, प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या जो सम वाली होती है वो कैसे रहती है अपने पास, सर्वाधिक पाए जाते हैं, सर्वाधिक पाए भी जाते हैं और सर्वाधिक स्थायी भी होते हैं। तो इसलिए कह सकते हैं कि जो जेड और एन इवन है, यानी सम संख्या में हो, तो वो क्या होंगे अपने पास, सर्वाधिक मिलेंगे अपन को नेचर में। यदि अपन नेक्स्ट बात करें विषम की, यदि विषम की बात करते तो इसमें क्या होगा, यदि यहाँ पे क्या न्यूक्लियन की संख्या और हो अपने पास, तो ये क्या करेंगे, प्रकृति में बहुत कम ही मिलती है, यानी ये कैसे पाए जाते हैं अपने पास, कम पाए जाते हैं। तो इसको भी आप लिख सकते हो कि इसमें 2 पॉइंट ये हो जाएंगे। देखो एक तो हो गया अपने पास अयुग्मित का निकालना, सेकंड हो गया यदि प्रोटॉन की संख्या न्यूट्रॉन की संख्या कैसी है अपने पास, इवन है, यानी सम संख्या में है, तो ये सर्वाधिक होंगे। यदि विषम संख्या में है तो सबसे कम पाए जाते हैं, यानी ये अपन ने देखा था कि लगभग 20% के समथिंग मिलते हैं। तो ये हो जाएंगे अपने पास। तो 3 पॉइंट तो क्या होगा अपने पास, ये हो गए। फिर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है जो न्यूट्रॉन प्रोटॉन की संख्या, यानी यदि बात करें अपन मैजिक नंबर की, यानी अपन कह सकते हैं कि न्यूक्लियन की संख्या की बात करें,
मान लो कि कोई भी प्रोटॉन की संख्या, या तो प्रोटॉन की संख्या मानो या फिर न्यूट्रॉन की संख्या मानो, कोई सी भी मान सकते हो आप। यदि प्रोटॉन की संख्या या फिर न्यूट्रॉन की संख्या क्या हो, मैजिक नंबर के इक्वल हो, न्यूट्रॉन की संख्या क्या होनी चाहिए अपने पास, मैजिक नंबर के इक्वल। मैजिक नंबर यानी 2 हो गया, 8 हो गया, 20 हो गया, 50 हो गया, 82 हो गया और 126 हो गया। तो अपन कह सकते हैं कि यदि कोई नाभिक में न्यूक्लियन होते हैं, वो यदि उनकी संख्या यानी प्रोटॉन की संख्या या न्यूट्रॉन की संख्या यदि मैजिक संख्या के इक्वल होती है, यानी मैजिक संख्या के बराबर होती है, तो वो अन्य नाभिक की तुलना में कैसे रहते हैं, स्टेबल रहते हैं। तो ये वाला भी अपना एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट सेल मॉडल में बताता है, वो मैजिक नंबर का ही बताता है कि ये वाला क्या करता है, मैजिक नंबर को क्या करता है, एक्सप्लेन करता है। तो अपन कह सकते हैं कि कोई भी न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन यानी प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या यदि मैजिक संख्या के बराबर होती है, तो वो अन्य नाभिक की तुलना में क्या रहता है, सर्वाधिक स्थायी रहता है। फिर अपन बात करते हैं कि नेक्स्ट वाला पॉइंट है अपने पास 5 नंबर, यानी 5 नंबर कहता है कि मैजिक संख्या में यदि एक जोड़ दिया जाए, यानी मैजिक संख्या क्या है अपने पास, 2, 8, 20, 50, यहाँ से 126, यानी इसकी संख्या में, यानी इससे कोई भी न्यूक्लियन है, यानी प्रोटॉन की संख्या या न्यूट्रॉन की संख्या क्या हो, इससे एक ज्यादा हो। मान लिया था कि इसके पास कितनी है, 21 है, या फिर 51 है, या फिर 83 है, इस टाइप की कोई संख्या है, तो उनकी जो बाइंडिंग एनर्जी रहती है वो उसके औसत मान, यानी औसत मान कितना है बाइंडिंग एनर्जी का, वही 1.6 अपन ने सेकंड चार्ट में देखा था। उससे क्या रहती है, बाइंडिंग एनर्जी का मान हमेशा है कम रहता है, यानी n/z का मान क्या रहता है, कम रहता है। तो अपन कह सकते हैं कि यदि यदि कोई भी प्रोटॉन या न्यूक्लियर, प्रोटॉन हो या फिर न्यूट्रॉन हो या फिर न्यूक्लियन की संख्या यदि मैजिक संख्या से एक अधिक है, तो उसकी बंधन ऊर्जा क्या रहेगी, उसके औसत मान से क्या रहेगी, कम रहेगी। तो मैंने यही चीज यहाँ पे शॉर्ट में लिख रखी है कि यदि कोई मैजिक संख्या, यदि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या यदि मैजिक संख्या से एक से अधिक, यदि मैजिक संख्या से एक अधिक है, तो बाइंडिंग एनर्जी कैसी रहेगी अपने पास, उसकी औसत ऊर्जा से कम रहेगी। नेक्स्ट बात करते हैं अपन न्यूक्लियन की संख्या। न्यूक्लियन की संख्या क्या है अपने पास, मैजिक नंबर, यानी अपन कह सकते हैं कि यदि न्यूक्लियन न्यूक्लियन में क्या आ गया अपने पास, प्रोटॉन भी आएगा न्यूट्रॉन भी आएगा, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या यदि मैजिक संख्या के इक्वल है, यानी मैं कह सकता हूँ कि यदि प्रोटॉन की संख्या न्यूट्रॉन की संख्या यदि मैजिक नंबर के इक्वल है, तो उसकी जो फर्स्ट एक्साइटेड एनर्जी होती है, देखो कोई भी नाभिक की एनर्जी कैसे होती है अपने पास, पहले तो होती है उसकी ग्राउंड स्टेट होती है, तो ये तो हो गई उसकी ग्राउंड स्टेट, फिर उसकी होती है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, तो ये हो गई फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, उसके बाद होती है सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, उसके बाद होती है थर्ड एक्साइटेड स्टेट, तो ये उसका एनर्जी लेवल होता है। तो कोई भी न्यूक्लियस की बात करें तो ये तो क्या हो गई, ग्राउंड स्टेट यानी मूल ऊर्जा स्तर, प्रथम उत्तेजित ऊर्जा स्तर यानी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, सेकंड एक्साइटेड स्टेट यानी द्वितीयक ऊर्जा स्तर, द्वितीयक ऊर्जा स्तर ऐसे बोलते हैं, उत्तेजित ऊर्जा स्तर, सॉरी, तो इसको इंग्लिश में ज्यादातर वो इंग्लिश में याद रखना। तो अपन कह सकते हैं कि न्यूक्लियन की संख्या यदि मैजिक संख्या के इक्वल है, तो उसकी जो फर्स्ट एक्साइटेड एनर्जी होगी वह अन्य नाभिक की तुलना में क्या होगी, कम होगी। यानी अपन कह सकते हैं कि जो न्यूक्लियन की संख्या यदि मैजिक संख्या के इक्वल होती है, तो उसकी फर्स्ट एक्साइटेड एनर्जी होती है वो अन्य नाभिक की तुलना में क्या होती है अपने पास, कम होती है। तो अपन ये भी चीज बता सकते हैं। तो ये अपने पास क्या हो गए, टोटल मिला के हो गए अपने पास, सॉरी, ये जो लास्ट वाला टॉपिक है अपने पास कि नाभिक में न्यूक्लियन की संख्या मैजिक संख्या के समान हो, तो उनकी प्रथम उत्तेजन ऊर्जा अन्य की तुलना में बहुत अधिक होती है। अपन ने यहाँ पे कम करी है, क्योंकि कम तो क्या होगी, उसकी बाइंडिंग एनर्जी होगी, तो अधिक होती है। तो अपन कह सकते हैं कि क्योंकि जो एनर्जी कम होगी, कम तो किसकी होगी, ग्राउंड स्टेट की होगी, ना कि फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की। अपन बात कर रहे हैं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की। तो ये वाला कि अपने पास यदि प्रोटॉन या न्यूट्रॉन की संख्या यदि मैजिक संख्या के इक्वल है, तो अपने पास जो फर्स्ट एक्साइटेड एनर्जी होगी वो क्या होगी, अन्य नाभिक की तुलना में ज्यादा होगी। तो अपने पास ये वाले सब क्या हो गए, एविडेंस हो गए। तो ये एविडेंस आपको शॉर्ट में याद रखने हैं, वीडियो के एंड में नोट्स की फॉर्म में भी आपको मिल जाएंगे। तो सबसे फर्स्ट एविडेंस क्या है कि कोई भी न्यूक्लियन होता है, पेयर भी होता है, अनपेयर भी होता है, तो उसमें जो अनपेयर होता है उसको अपन आसानी से नाभिक से बाहर निकाल सकते हैं। यदि जेड और एन इवन हो तो वो क्या होता है, सर्वाधिक पाए जाते हैं और सर्वाधिक स्थायी भी होते हैं। यदि जेड और एन क्या हो, ऑड हो अपने पास, तो वो क्या जाते हैं प्रकृति में, नेचर में कम मिलते हैं, कम यानी 20%, ये मिलते हैं लगभग 59%, तो ये भी कैसे रहते हैं अपने पास, कम पाए जाते हैं। यदि न्यूट्रॉन प्रोटॉन क्या हो अपने पास मैजिक संख्या के इक्वल हो, तो ये अन्य नाभिक की तुलना में क्या होते हैं, अधिक स्थायी होते हैं। यदि मैजिक संख्या
कोई वे न्यूक्लियन जिनकी मैजिक संख्या, वे नंबर या वे न्यूक्लियन जिनकी प्रोटॉन की संख्या या न्यूट्रॉन की संख्या मैजिक संख्या से एक अधिक है, तो उनकी जो बाइंडिंग एनर्जी रहती है वो क्या रहती है, औसत एवरेज से एनर्जी से कम रहती है। और जो अपन बात करते हैं न्यूक्लियन की संख्या यदि मैजिक संख्या के इक्वल है तो उसकी फर्स्ट एक्साइटेड एनर्जी क्या रहती है, अन्य की तुलना में ज़्यादा रहती है। तो ये तो क्या हो गए अपने पास एविडेंस हो गए। अब अपन बात करते हैं कुछ पोस्टुलेट के, कि जो न्यूक्लियर सेल मॉडल अपन ने बनाया था तो उसमें कुछ पोस्टुलेट भी है, यानी कुछ अभिग्रहित होते हैं, इनको बोलते हैं अपन अभिग्रहित। तो अभिग्रहित भी कुछ दिए गए इसमें, तो उसकी बात करते हैं कि वो क्या क्या है अभिग्रहित। तो सबसे पहले बात करते हैं कि न्यूक्लियन उपकोष में स्थित होते हैं। उपकोष यानी जैसे अपने पास इलेक्ट्रॉन रहते हैं, इलेक्ट्रॉन अपन पता है कि कोई भी एटम की बात करते हैं तो एटम में इलेक्ट्रॉन कैसे रहते हैं, अपने पास एस में रहते हैं, पी में रहते हैं, डी में रहते हैं, एफ में रहते हैं। यानी फर्स्ट एस में रहते हैं, एस में कितने रहते हैं, 2 रहते हैं। पी में बात करें तो कितने रहते हैं, पी में कितने रहते हैं, अपने पास 6 रहते हैं, 1 2 3 4 5 6। ऐसे ही डी में कितने रहते हैं, 10 रहते हैं। तो अपन कह सकते हैं कि या तो KLMN या फिर SPDF यानी इस फॉर्म में कोई भी इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहते हैं। वैसे ही अपने पास क्या रहते हैं, न्यूक्लियन यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, वो भी कैसे रहते हैं अपने पास न्यूक्लियन में उपकोष में उपस्थित रहते हैं। वो भी कैसे रहेंगे अपने पास, एस में रहेंगे, पी में रहेंगे, डी में रहेंगे, एफ में रहेंगे, जी में रहेंगे। तो ये अपन ने जब सेल मॉडल बनाया था तो वहाँ पे बात की थी कि SPDFG ये सब क्या है, रह सकते हैं। यानी अपन कह सकते हैं कि न्यूक्लियन भी एक परमाणु की तरह कैसे रहते हैं, जैसे परमाणु में इलेक्ट्रॉन रहते हैं वैसे ही नाभिक में न्यूक्लियन भी उपकोष में रहते हैं। तो ये अपने क्या है, फर्स्ट पोस्टुलेट है। सेकंड की बात करें कि न्यूक्लियन कुछ विशेष संरचना में होते हैं। यदि न्यूक्लियन जैसे अपने पास एटम में रहते हैं, यानी यहाँ पे देखते हैं कि SPDF की क्या है कि कुछ ना कुछ स्ट्रक्चर रहता है, तो वैसे ही अपने पास न्यूक्लियन की बात करें तो न्यूक्लियन भी कैसे रहेंगे, कुछ ना कुछ स्ट्रक्चर की फॉर्म में रहेंगे, यानी उनकी कुछ ना कुछ इंटरनल स्ट्रक्चर जरूर होगी। तो वो क्या हो सकता है, अपने पास न्यूक्लियन कुछ विशेष संरचना में उपस्थित होते हैं। थर्ड है अपने पास कि न्यूक्लियन केंद्रीय विभव में गति करते हैं। देखो न्यूक्लियन में बात कर रहा है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की, अब वो बात कर रहा है कि वो कैसा स्वतंत्र रूप से सेंट्रल पोटेंशियल के अंदर मूव करता है। यानी कोई भी जैसे इलेक्ट्रॉन अपने पास घूमता है, इलेक्ट्रॉन कैसे घूमता है, सर्कुलर फॉर्म में घूमता है। तो वैसे ही अपने पास न्यूक्लियन की बात करें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तो वो कैसा रहेगा, अपने पास केंद्रीय विभव में गति करेगा। केंद्रीय विभव यानी सेंट्रल पोटेंशियल की फॉर्म में फ्रीली मोशन करता है। तो अपन कह सकते हैं कि न्यूक्लियन भी कैसे रहता है, केंद्रीय विभव में गति करता है। उसके बाद आते हैं अपने पास ये 2 नंबर अपन ने पढ़े थे, एक तो है अपने पास पृथक्करण क्वांटम संख्या या स्पिन, जिसको अपन लिखते हैं √S+1। S की वैल्यू कितनी रहती है, 1/2, जिसे बोलते हैं अपन स्पिन क्वांटम नंबर। और एक रहती है अपने पास ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, यानी जो है अपने पास L की वैल्यू क्या रहती है, 0 से 1 2 3 4 इस टाइप में, उसे बोलते हैं अपन ऑर्बिटल क्वांटम नंबर। तो ये अपने पास क्या है, S की वैल्यू है और ये L की वैल्यू। तो अपन लिख सकते हैं कि इसको ये किसका इक्वल होगा, स्पिन S के, और ये किसके इक्वल होगा, L के। तो ये भी क्या है अपने पास कुछ पोस्टुलेट है। तो ये टोटल अपने पास क्या होगा, सेल मॉडल क्यों आया था, किस लिक्विड ड्रॉप मॉडल में क्या कमी रही थी इसलिए सेल मॉडल को आना पड़ा, क्या क्या सेल मॉडल ने एक्सप्लेन किया, क्या उसने एविडेंस माने और क्या उसने पोस्टुलेट माने। तो ये सब इसकी व्याख्या करता है। तो इस तरह से आप, ये मैंने शॉर्ट में लिखे, यदि फुल में नोट्स के फॉर्म में आपको वीडियो के एंड में मिलेंगे लिखे हुए, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए और लास्ट में नोट्स को जैसे भी आपको स्क्रीनशॉट लेके आप आराम से लिख सकते हो, जब भी फ्री टाइम हो आपके पास तो आप लिख सकते हो। तो ये था अपने पास जो थ्योरेटिकल पोर्शन था सेल मॉडल का, एविडेंस, पोस्टुलेट और उसकी कुछ जो लिक्विड ड्रॉप की कमी रही थी वो। हमने सेल मॉडल हम पढ़ रहे थे, सेल मॉडल में एविडेंस पढ़ लिए थे और कुछ क्या पढ़े थे अपने, पोस्टुलेट पढ़े थे हमने। अब उसके बाद अपन बात करते हैं कि कुछ जो सेल मॉडल होता है वो किस बेस पे काम करता है, कैसे उसकी टेबल बनती है, कैसे उसका मॉडल बनाया जाता है। तो वैसे तो मैं आपको मॉडल बनाना बता चुका हूँ, पर वहाँ पे क्या सब पूरी तरह से एक कंप्लीट एक्सप्लेन नहीं किया था आपको, क्योंकि वहाँ पे अपन को जो चीज़ नीडेड थी, यानी जो रिक्वायरमेंट थी, J निकालना, L निकालना, मैग्नेटिक मोमेंट निकालना, वो सिखाया था केवल। अब हम बात करते हैं कि जो नाभिक का सेल मॉडल है, यानी अपन ने जो पोस्टुलेट माना, तो पोस्टुलेट के बेस पे मानते हैं कि जो नाभिक होता है या नाभिक में न्यूक्लियन होते हैं वो कैसे रहते हैं, अपने पास सरल आवृत्ति दोलक के रूप में गति करते हैं। यानी सरल आवृत्ति दोलक, यानी सरल आवृत्ति दोलक आप जानते हो क्या होता है, अपने पास सरल आवृत्ति दोलक यानी सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर जिसे कहते हैं। तो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की यदि बात करें, उसका पोटेंशियल कितना लेते हैं, पोटेंशियल लेते हैं अपन V = 1/2 K R स्क्वायर लेते हैं। यदि मैं K को M की फॉर्म में चेंज करूँ तो वो क्या हो जाएगा, 1/2 K M ओमेगा स्क्वायर बाय R स्क्वायर।
तो ये हो जाएगा अपने पास क्या, इसका पोटेंशियल। यदि अपन इसी को श्रोडिंगर इक्वेशन से सॉल्व करें तो श्रोडिंगर इक्वेशन क्या कहती है, श्रोडिंगर समीकरण जो कहती है, वैसे तो इस इक्वेशन को अपन क्वांटम मैकेनिक्स में कम्प्लीटली सॉल्व करेंगे। तो श्रोडिंगर समीकरण कैसे लिखते हैं अपन, माइनस का एच कट स्क्वायर बाय 2m डेल स्क्वायर प्लस का v, साथ में क्या आता है साई इज इक्वल टू ई साई। ये क्या अपनी श्रोडिंगर इक्वेशन है। यदि मैं इसी को कंप्लीट फॉर्म में लिखूँ तो ये क्या हो जाएगा अपने पास, माइनस का एच कट स्क्वायर बाय 2m डेल स्क्वायर प्लस v क्या हो जाएगा, ये वाला पोटेंशियल 1/2m ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर, और इसका मैं यदि ब्रैकेट में लिखूँ साई, तो साई अपना आएगा आर थीटा और फाई तीनों फॉर्म में आएगा। ये भी क्या आएगा अपने पास, ई साई आर थीटा और फाई। तो जो ये फाई कहलाएगा वो क्या कहलाता है, अपना वेव फंक्शन कहलाता है। ई क्या है अपने पास, एनर्जी है, ये वाला इसका पोटेंशियल है। अब यहाँ पे देखो एम क्या है और वी क्या है, तो यहाँ पे एम तो क्या है, न्यूक्लियन का द्रव्यमान है, यानी मास ऑफ न्यूक्लियन। तो ये तो हो जाएगा अपने पास क्या, न्यूक्लियन का द्रव्यमान हो जाएगा। यदि बात करते हैं अपन ओमेगा की, तो ओमेगा क्या है अपने पास, ओमेगा क्या होता है, ओमेगा यानी कोणीय आवृत्ति, जिसे अपन बोलते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो ये क्या अपने पास कोणीय आवृत्ति है। तो आर क्या होता है, आर वही अपने पास जो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, वो कैसे मोशन करता है, इस टाइप से मोशन करता है। तो अपन ने जो न्यूक्लियन को माना गया वो भी ऐसा माना गया कि वो भी किस फॉर्म में गति करते हैं, इस फॉर्म में मूवेबल रहते हैं। तो इसलिए इसका पोटेंशियल ये लिया गया है। तो इसके लिए श्रोडिंगर इक्वेशन ये हो जाएगी। अब इसी को मैं दो पार्ट में डिवाइड करता हूँ, एक तो साइन आर थीटा करता हूँ, एक तो साइन आर थीटा हो जाएगा, जिसको मैं लिखता हूँ इस फॉर्म में साइन आर थीटा के फॉर्म में, और एक लिखता हूँ मैं साई, यदि फाई का लिखूँ तो यदि साई फाई का लिखता हूँ तो वो लिखता हूँ मैं साई फाई बड़ा फाई के फॉर्म में। यानी इस फॉर्म में अपने पास दो पार्ट होते हैं, एक तो कोणीय होता है, एक रेडियल होता है। तो अपन बात करते हैं, ये तो कौन सा हो जाएगा अपने पास, त्रिज्यीय भाग हो जाएगा, यानी रेडियल पार्ट हो जाएगा, और ये कौन सा हो जाएगा अपने पास, कौन सा, कोणीय भाग हो जाएगा, यानी एंगुलर पोर्शन हो जाएगा। तो जो साई आर थीटा फाई है वो क्या है, दो पार्ट से मिलकर बना होता है। ये अपने पास एक तो त्रिज्यीय भाग होता है, दूसरा कोणीय भाग होता है। जो कोणीय भाग होता है वो तो क्या शो करता है, अपना ऑर्बिटल क्वांटम नंबर से शो करते हैं, ऑर्बिटल क्वांटम नंबर से शो करते हैं। और ये वाला जो होता है उसको किससे शो करते हैं अपन, जो रेडियल वाला पार्ट है साई आर थीटा, उसको अपन करते हैं किससे, आपको पता ही होगा किससे करते हैं। एक तो करते हैं अपन ऑर्बिटल से, दूसरा करते हैं अपन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, यानी जो त्रिज्य वाला है वो क्या अपने पास, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, यानी जिसको अपन लिखते हैं स्मॉल एन से और इसको लिखते हैं अपन एल से। यानी जब इसकी बात करें तो ये तो हो जाएगा अपने पास, फाई की बात करें तो फाई तो कोणीय ऑर्बिटल वाला क्यू एन हो जाएगा, रेडियल हो जाएगा ये वाला। तो इसको अपन क्वांटम, जो क्वांटम मैकेनिक्स अपन स्टार्ट करेंगे तो उसमें ये कंप्लीट अपन पढ़ेंगे। तो ये तो किसकी बात हो गई अपने पास, इसके पोटेंशियल की, श्रोडिंगर इक्वेशन की। इसमें जो दो पार्ट होते हैं उस दोनों की बात हो गई। अब अपन बात करते हैं कि इसमें जो इसकी एनर्जी आती है, एनर्जी क्या आती है, एनर्जी आती है एन इज सॉरी ई इज इक्वल टू एन प्लस 1/2 एच कट ओमेगा। तो ये भी अपन जब क्वांटम में बात करेंगे तो इसकी एनर्जी निकालेंगे। यानी कोई भी सिंपल हार्मोनिक पोटेंशियल या हार्मोनिक हाइड्रोजन एटम की बात करें, सॉरी सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की बात करें तो उसकी एनर्जी कैसे निकालते हैं, एन प्लस 1/2 एच कट ओमेगा। तो एच कट क्या अपने पास कॉन्स्टेंट है, ओमेगा एंगुलर फ्रिक्वेंसी है 1/2, और एन क्या है यहाँ पे, एन है यहाँ पे दोलक क्वांटम नंबर, दोलक क्वांटम नंबर। यानी ये क्या हो जाएगा अपने पास, दोलक क्वांटम नंबर, यानी जिसकी वैल्यू कहाँ से होती है अपने पास, 0 1 2 3 4 इस टाइप में होती है। तो ये हो जाएगा अपने पास ऑसिलेटर क्वांटम नंबर। तो ये हो जाएगी अपने पास टोटल। इसका सेल मॉडल के बारे में कुछ डिटेल थी, जिसमें पोटेंशियल को ऐसा माना गया, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के फॉर्म में माना गया, उसका वी लिया है। वी लेने के बाद अपन ने क्या किया, इसकी श्रोडिंगर इक्वेशन ली, और श्रोडिंगर इक्वेशन के बाद क्या किया अपन ने, साई को आर थीटा फाई की फॉर्म में माना है। तो ये हो जाएगा अपने पास कंप्लीट। तो इसके बाद इसकी एनर्जी निकाली, तो एनर्जी भी निकाल सकते हो आप ग्राउंड स्टेट की, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की, ऐसे ही। तो फिर अपन ने माना कि जो साई है वो कैसा है अपने पास, रेडियल है और एंगुलर है। तो यानी दो पार्ट में मान लिया। यानी जो ऑर्बिटल क्वांटम नंबर की बात करते हैं तो देखो ऑर्बिटल क्वांटम नंबर में अपने पास जो एल की वैल्यू आएगी वो किस बेस पे आएगी, 0 1 2 3। यानी ये क्या हो सकता है, एस, यू हो जाएगा पी, यू हो जाएगा डी, और यू हो जाएगा एफ। तो यू हो जाएगा। अब यदि में एक रिलेशन आता है जो इम्पोर्टेंट रिलेशन है, जो क्या है अपने पास, n इज इक्वल टू n-1 प्लस का l, यानी जिसको अपन रिलेशन आता है, इस रिलेशन को अपन क्या कह सकते हैं, ये किस किस के बीच का रिलेशन है। देखो n तो क्या है अपने पास,
ऑसिलेटर क्वांटम नंबर यानी दोलक क्वांटम संख्या, दोलक क्वांटम संख्या। जो इसके आगे वाला है वो एन क्या है अपने पास, मुख्य क्वांटम संख्या, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मुख्य क्वांटम संख्या। और जो एल है वो क्या अपने पास, ये क्या 2n-1 प्लस का एल है, तो ये एल क्या हो जाएगी, ऑर्बिटल क्वांटम संख्या, जिसकी वैल्यू वही 0 से स्टार्ट होती है। तो अपन ने जब सेल मॉडल बनाया था तो वो मॉडल बनता कैसे, वो किस वैल्यू पे बेस रहता है वो देखना अपन को। तो सबसे पहले देख रहे हैं अपन, ये इसका डायरेक्शन, ये इसकी इक्वेशन निकाली, ये इसकी एनर्जी लिख ली, ये इसके दो पार्ट बता दिए। इन दोनों पार्ट के बाद क्या आ जाएगा, अपना एक रिलेशन आ जाएगा। रिलेशन क्या शो कर रहा है अपने पास, कैपिटल एन क्या, दोलक क्वांटम नंबर यानी ऑसिलेटर क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और ऑर्बिटल क्वांटम नंबर में जो रिलेशन शो करता है वो क्या शो करता है, 2n-1 प्लस का एल। अब इसके बाद अपन एक टेबल बनाएंगे, तो टेबल में होगा क्या अपने पास, देखो सबसे पहले तो अपन ने लिया एक टेबल में एन, कैपिटल एन क्या अपने पास, ऑसिलेटर क्वांटम नंबर, एन क्या है अपने पास, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मुख्य क्वांटम संख्या। जो एल की वैल्यू निकालनी, तो देखो एल निकालने के लिए क्या किया मैंने, इस एल को तो ले लिया इधर का इधर, ये कंप्लीट ले लिया, ये उधर जाएगा तो क्या रहेगा 2n, तो ये तो हो गया माइनस का 2n, 1 प्लस हो जाएगा। अब देखो ये 2n-2, तो 2 भी उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो ये क्या रहेगा, l रहेगा। तो ये अपन कह सकते हैं कि n माइनस का 2n प्लस का 2 इक्वल टू किसके इक्वल आ जाएगा, l के इक्वल। ये क्या अपने पास अवस्था, अवस्था यानी कौन सी स्टेट को शो करेगा वो बताएगा। यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूक्लियंस बताएगा। नंबर ऑफ न्यूक्लियंस को आप कैसे निकाल सकते हो, या तो निकाल सकते हो यदि l से निकालना हो यानी कितनी संख्या आएगी, तो अपन निकाल सकते हैं 2l+1 से, इस फॉर्मूले से, या फिर यदि j से निकालना हो तो 2j+1 से। तो ये मैं जैसे भी बताऊंगा, अपन मॉडल बनाएंगे, जब डायग्राम बनाएंगे तब पता लग जाएगा आपको। उसके बाद है नंबर ऑफ न्यूक्लियन यानी न्यूक्लियन की संख्या और कोष में न्यूक्लियन की संख्या। तो देखो मैंने जब सेल मॉडल बनाया था उसमें कैपिटल एन की वैल्यू ली थी, तो यहाँ पे कैपिटल एन क्या शो कर रहा है अपने पास, ऑसिलेटर क्वांटम नंबर। तो ऑसिलेटर क्वांटम नंबर को अपन कंप्लीट पहले तो एक बार टेबल बना देते, ये आपको समझ में आ ही गया होगा। तो अपन ने उसमें देखा था कि कैसे एल की वैल्यू 0 लेते हैं, कैसे 1 लेते हैं, कैसे 2 लेते हैं, तो वो सब आपको यहाँ से क्लियर हो जाएगा। तो देखो इसकी टेबल बनाते हैं हम सबसे पहले। तो देखो टेबल में बात करता हूँ मैं, n=0 से स्टार्ट करता हूँ। तो n की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होती है, ऑसिलेटर को, ये सब इनका मीनिंग तो पता लग गया। और ऑसिलेटर क्वांटम नंबर, दोलक क्वांटम संख्या, प्रिंसिपल क्वांटम संख्या, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, स्टेट कौन सी स्टेट है यानी एस पी डी एफ कौन सी स्टेट होगी, न्यूक्लियन की संख्या और कोष में न्यूक्लियन की संख्या। यदि मैं बात करता हूँ n=0 से स्टार्ट करता हूँ, देखो अपने पास पहले तो मैं लाइन बना देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो ये टेबल आप बनाओगे तो आपको सेल मॉडल का डायग्राम आसानी से समझ में आ जाएगा। देखो मैं बात करता हूँ सबसे पहले n=0 से, यदि मैं n= यहाँ पे क्या लेता हूँ 0 लेता हूँ, और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या लेता हूँ n=1 लेता हूँ। तो देखो 0 और 1 ले तो अपने पास क्या आएगा, अपने पास जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, देखो l की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी, यदि n की वैल्यू 0 है, 2n, n कितना है 1 है, 2 - 2 कितना देगा 0 देगा, तो ये तो आ जाएगा 0। जब l क्या 0 है तो उसमें कौन सी स्टेट आएगी, s वाली, यानी अपन जब फर्स्ट की बात करें तो ये क्या हो जाएगी 1s स्टेट। नंबर ऑफ न्यूक्लियंस की बात करें तो नंबर ऑफ न्यूक्लियंस कैसे निकालते हैं, 2l+1 से, यानी l तो क्या अपने पास 0, तो ये क्या रह जाएंगे, इसमें जो न्यूक्लियन की संख्या आएगी वो कितनी आएगी 2 आएगी। अब अपन बात करते हैं ऐसे ही, ये 0 रख लिया, अब इसमें क्या करते हैं अपन, और आगे की वैल्यू रखते हैं, आगे की वैल्यू में क्या रखते हैं 2 रखते हैं, n0 के लिए क्या रखे अपन 2 रखे। तो देखो 2 ये हो जाएगा, यानी 2 और 2 -4, देखो ये तो हो गया -4 + 2, और n क्या हो गया अपने पास 0, तो n का कोई, यानी ये रिजल्ट कैसा आएगा अपना -2 आएगा, जो क्या है अपने पास अमान्य है। तो अपन लिख सकते हैं कि जो l की वैल्यू कभी भी माइनस में नहीं हो सकती, 0 से स्टार्ट होती है तो 0, 1, 2, 3 हो सकती है, ना कि माइनस। तो ये तो क्या हो जाएगा, एक अमान्य रिजल्ट हो जाएगा, यानी ये वाला इस मॉडल में नहीं बनेगा। फिर अपन बात करते हैं, ये तो क्या होगी अपनी एक स्टेट हो गई। अब यदि अपन बात करते हैं सेकंड की, तो सेकंड क्या है अपने पास, देखो सेकंड की बात करते हैं तो
यदि मैं यहाँ पे क्या रखता हूँ, 1 रखता हूँ, तो यदि 1 की बात करूँ तो यहाँ पे क्या रखा, 1। अब यहाँ पे निकाल के देखो कि ये कितना आएगा। देखो एल की वैल्यू तो कितनी है, एल की वैल्यू निकालनी है। कैपिटल एन कितना है, 1 माइनस 2, एन कितना हो जाएगा, 2 प्लस का 2, 2 से 2 कट के एल क्या देगा, 1 देगा। तो ये हो जाएगा 1। यदि एल इज इक्वल टू 1 देता है तो स्टेट कौन सी, पी वाली, यानी 1 क्या हो जाएगा, पी। तो ये हो जाएगा। अब इसमें न्यूक्लियन कितने आएंगे, देखो 2 2 एल प्लस 1, एल की वैल्यू कितनी है, 1, तो 2 और एक 3 दूनी 6, यानी पिन में कितने आने चाहिए, 6। ऐसे यदि मैं 1 के लिए 2 की बात करूँ तो देखो 2 रख के देखो एक बार, 2 के लिए क्या आता है, एन तो कितना हो जाएगा 1, 2 और 2 माइनस का 4 प्लस 2, रिजल्ट कैसा आना चाहिए 2 और 3, यानी ये भी रिजल्ट कैसा आएगा माइनस का 1, यानी ये भी क्या हो जाएगा अपने पास अमान्य, यानी जो माइनस वाले रिजल्ट है वो अपन काम में नहीं ले सकते, क्योंकि वो एल की वैल्यू कैसे दे रहे हैं, नेगेटिव दे रहे हैं। जब एल की वैल्यू नेगेटिव आ जाती है तो अपन आगे की बात करेंगे। अब यदि देखते हैं अपन, देखो n इज इक्वल टू 1 रख दिया। अब देखते हैं अपन 2 की वैल्यू, 2 n इज इक्वल टू 2 रखे और ये 1 रखे, तो ये क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे वैल्यू रख के देखो तो ये तो हो जाएगा, देखो 2 माइनस का 2, n कितना है अपने पास 1, यानी ये 1 प्लस का 2, यानी ये कितना रहेगा अपने पास 2 रहेगा। ऐसे ही अपने पास ये क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे 2 आ रहा है, n की वैल्यू कितनी आ रही है 2, यानी कौन सी, एस पी डी, यानी देखो 0 1 2 3, 0 के लिए एस होता है, इसके लिए पी होता है, इसके लिए डी होता है, इसके लिए एफ होता है। तो ये कौन सा आ जाएगा, डी आ रहा है, 2 आ रहा है, 2 यानी 1 डी हो जाएगा। इसमें न्यूक्लियन की संख्या कितनी हो जाएगी 10, क्योंकि ये इससे निकालोगे तो 2 2, एल की वैल्यू 2, तो 4 और एक 5, 5 दूनी 10, ये हो जाएगा। यदि 2 की वैल्यू क्या रखे अपन, 2 रखे, देखो 2 आता है क्या इसमें, यदि इसमें 2 रखेंगे तो क्या होगा अपने पास, यदि यही वैल्यू रख के देखते हैं तो एन तो हो जाएगा 2 माइनस 4 प्लस का 2, यानी ये क्या देगा 4 माइनस 4 0, तो ये क्या हो जाएगा अपने पास, एल की वैल्यू 2, एक तो 2 होगी एक 0 होगी, इसमें कौन सी आ जाएगी, अब देखो 0 के लिए कौन सी आती है, एस स्टेट आती है, पर एक एस अपने पास पहले आ चुकी, तो अब ये कौन सा हो जाएगा अपने पास 2s हो जाएगा, और मैक्सिमम न्यूक्लियन की संख्या 2 हो जाएगी। जैसे अपन इलेक्ट्रॉन करते थे वैसे ही क्या करना है, इसमें न्यूक्लियन प्रोटॉन न्यूक्लियन के वो करना है। अब अपन बात करते हैं कि क्या करें, इसमें एल इक्वल टू 2 हो गया। अब यदि बात करते हैं अपन 3 की, यदि यहाँ पे यदि 3 रखते तो 3 रखते पर क्या आता, देखो यदि मैं 2 के लिए क्या रखता हूँ 3 रखता हूँ, तो 3 रखने पर क्या आता, 3 रखने पर क्या आता अपने पास, देखो 2 2 माइनस 6 प्लस का 2, यानी ये रिजल्ट कैसा आता, माइनस का 2 आता, जो क्या होता अपना अमान्य हो जाता, तो वो इसके आगे वाले सब रिजल्ट क्या होते अमान्य होते, तो उसको अपन लिख सकते हैं। अब अपन बात करते हैं कि ये क्या हो गया माइनस। अब अपन बात करते हैं किसके लिए, 3 के लिए। यदि 3 के लिए मैं वैल्यू रखता हूँ तो देखो n की वैल्यू 3, 3 के लिए क्या रखा 1, तो माइनस का 2 प्लस का 2, तो 2 से 2 हट के ये क्या देगा अपन को, l की वैल्यू 3 देगा। यदि l की वैल्यू 3 देता है तो क्या आ जाएगा अपने पास 1f आएगा, क्योंकि f पहले नहीं आया तो 1f, और मैक्सिमम न्यूक्लियन कितने आएंगे 14। ऐसे ही अपन बात करें 3 के लिए, 2 के लिए बात करें तो क्या हो जाएगा अपने पास 3, तो ऐसे का ऐसे माइनस का 4 प्लस का 2, 3 और 2 5, 5 में से क्या तो 4, यानी 1 हो जाएगा। इसमें देखो एक किसके लिए आ रहा है, पी के लिए। अब ये देखो एक पी तो पहले भी आ चुका है, तो ये क्या हो जाएगा अपने पास 2p हो जाएगा। तो इसमें मैक्सिमम न्यूक्लियन कितने आएंगे अपने पास 6 आएंगे। ऐसे ही अपन बात करते हैं 3 के लिए, 3 के लिए 3 की ये कितना हो जाएगा, देखो 3 के लिए यदि बात करें 3 माइनस का, यदि मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 प्लस 2, यानी ये रिजल्ट कैसा आएगा माइनस में, माइनस का कितना आएगा 6 और 2 3 दूनी 6, 6 प्लस 2 तो 3 और 2 5, माइनस का 1 आएगा, तो ये क्या हो जाएगा अपना अमान्य। तो इसके अब आगे वाले रिजल्ट क्या होंगे अमान्य। यदि इसके आगे की बात करें 4 के लिए, तो 4 के लिए क्या आता है वो देखो, तो यदि बात करते हैं हम 4 के लिए, यदि 4 के लिए बात करता हूँ तो ये कितना हो जाएगा अपने पास 4 हो जाएगा, तो ये हो गया 4 माइनस का, जब 1 रखेंगे तो 2 प्लस 2, 2 से 2 कटेगा तो ये कितना देगा 4 देगा। तो और 4 के लिए स्टेट कौन सी होती है, एस पी डी एफ और जी, तो जी के लिए कितना होता है 4, तो ये तो हो जाएगा अपना 1 जी। अब देखो इसमें न्यूक्लियन कितने आएंगे, वैसे एफ तक तो आपको याद भी होगा पर जी का याद नहीं है, तो 2 2 एल प्लस 1, एल की वैल्यू कितनी आई 4 आई, तो 2 4 प्लस 1, साथ में तो कितना 4 दूनी 8 और एक 9, 9 दूनी 18, तो इसमें जो मैक्सिमम न्यूक्लियन आएंगे वो कितना आएंगे 18। ऐसे ही अपन बात करते हैं 4 इज इक्वल टू 2 के लिए, तो देखो 2 के लिए कितना आ जाएगा अपने पास, वही 2 के लिए रखते हैं, तो 2 के लिए रखेंगे 4 माइनस का 4 प्लस का 2, यानी 4 से 4 कैंसिल आउट होगी, कितना देगा 2 देगा। तो 2 देगा तो ये रिजल्ट कितना आएगा, देखो जब किसके लिए एल की वैल्यू 2 है तो एल की वैल्यू 2, 2 के लिए क्या आता है डी आता है। देखो डी अपने पास पहले कितने आए हैं, पहले केवल एक ही डी आया है, ये वाला है, तो क्या हो जाएगा 2d हो जाएगा। इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डी में कितने
पी डी में 10, तो ये हो जाएगा 10। ऐसे ही यदि 4 के लिए 3 के लिए बात करें तो ये कितना हो जाएगा, देखो 3 दूनी 6 प्लस 2 यानी 6 और 6 ये क्या हो जाएगा 0, तो इसको अपन लिख सकता हूँ कि ये वाली वैल्यू तो ये हो जाएगी अपने पास। 0 के लिए देखो कितनी बार 0 आ गया, 0 तीसरी बार आया है, 1 2 और 3 यानी 1s आ गया, 2s आ गया, अब क्या आएगा अपने पास 3s मैक्सिमम निकले 2। ऐसे यदि 4 के लिए 4 की बात करें तो देखो ये कितना हो जाएगा, आप 4 दूनी 8 प्लस का 2 4 और 2 6 यानी माइनस का 2, जो रिजल्ट क्या देगा अपन को अमान्य दे देगा, यानी ये सब क्या बन जाएगी अपनी टेबल बन जाएगी। तो अपन कह सकते हैं कि इस टाइप की जो टेबल बनेगी, तो मैंने देखो जो सेल स्ट्रक्चर बनाया था वहाँ पे इस टाइप की टर्म बनाई थी, तो आपको n इज इक्वल टू क्या लिया था, 0 के लिए एक ही टर्म ली थी, n इज इक्वल टू 1 0 के लिए लिया था, 1 के लिए लिया था तो अपन ने एक ही टर्म ली थी, क्योंकि ये रिजल्ट क्या आ रहा है नेगेटिव आ रहा है। दूसरे के लिए लिया तो क्या आ रहा है, ये रिजल्ट आ रहा था, तो इसमें भी क्या लिया अपन ने नेगेटिव लिया था। तो इसको मैं लिख सकता हूँ कि देखो अपने पास जो लास्ट वाला नंबर है, यानी कि अपने पास नंबर ऑफ न्यूक्लियन इन सेल यानी उपकोष में, उपकोष यानी ये एक उपकोष हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 ऐसे है। तो देखो जब इसकी बात करें तो इसमें टोटल कितने आ रहे हैं अपने पास न्यूक्लियन की संख्या 2, इसमें टोटल कितने आ रहे हैं 6, इसमें कितने आ रहे हैं 12, इसमें कितने आ रहे हैं 14 और 6 20, इसमें कितने आ रहे हैं 10 और 18 और 2 20 और 1 30। तो ये क्या है अपने पास कुल न्यूक्लियन की संख्या है। तो ये आपके पास क्या हो जाएगी अपनी टेबल हो जाएगी। तो इस टाइप से ये टेबल आपको आ जानी चाहिए। तो देखो ये टेबल आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, करना कुछ नहीं है, जो अपन ने लिया था उसी की वैल्यू लेके के बनानी है। अब इसमें इसी के बेस पे अपना क्या बनाया था अपन ने, एक सेल मॉडल बनाया था। तो सेल मॉडल वैसे तो पिछले लेक्चर में मैंने काफ़ी बड़ा बना के आपको बता चुका हूँ, तो वापस बताऊंगा पर छोटा सा ही बना के बताऊंगा। तो ये इसी वैल्यू पर डिपेंड करा, जो वहाँ पे जो डायग्राम बन रहा था वो किस बेस पे बन रहा था, इस टेबल पे बन रहा था। अब अपन बात करते हैं कि इसमें देखो स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन भी होता है। यदि स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन होता है तो वो कैसे होता है उसकी बात करते हैं। यानी अपन बात करते हैं यदि स्पिन ऑर्बिट यानी स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन की, यदि स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन की बात करें, मैं स्पिन क्वांटम नंबर की बात करूं, स्पिन क्वांटम नंबर की, तो वो क्या देगा एस एस प्लस 1 अंडर रूट एच कट देगा, जहाँ एस कितना होता है अपने पास 1/2 है। ऐसे ही मैं यदि ऑर्बिट की बात करूँ यानी ऑर्बिटल क्वांटम नंबर की, तो ये क्या हो जाएगा अपने पास एल एल प्लस 1 एच कट हो जाएगा। तो ये एल इज इक्वल टू वैल्यू कितने देगा 0 1 2 3 इस टाइप में देगा। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट, ये हो गया स्पिन क्वांटम नंबर, ऑर्बिटल क्वांटम नंबर। यदि टोटल क्वांटम नंबर की बात करें, टोटल एंगुलर क्वांटम नंबर, यानी ये क्या स्पिन कोणीय संवेग यानी एंगुलर मोमेंटम है, सॉरी स्पिन एंगुलर मोमेंटम, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, तो ये क्या हो जाएगा प्रचक्रण कोणीय संवेग, कक्षीय कोणीय संवेग, और ये हो जाएगा टोटल एंगुलर मोमेंटम। तो टोटल एंगुलर मोमेंटम लिखते हैं जे से, यानी जे की देखो यहाँ पे दो स्टेट होती है, एक तो एल प्लस माइनस 1/2, या तो हो सकता है एल प्लस 1/2 लेना या फिर हो सकता है एल माइनस 1/2 लेना। तो जो सेल मॉडल में अपन ने बनाया था डायग्राम, उसमें एक में एल प्लस 1/2 लिया है, दूसरे में क्या लिया है एल माइनस 1/2 लिया है। तो यहाँ पे ये कितनी स्टेट होती है, दो स्टेट होती है। ये तो होता है जे इज इक्वल टू एल प्लस 1/2 और एक होता है जे इज इक्वल टू एल माइनस 1/2। यानी अपन कह सकते हैं एक तो क्या होगा एस और एल क्या होगा पैरेलल होगा, पैरेलल होगा, यानी एक कह सकते हैं पैरेलल, पैरेलल यानी प्लस, और एक कहते हैं एंटी पैरेलल यानी एस और एल क्या होगा एंटी पैरेलल होगा। तो ये भी कह सकते हैं अपन। तो ये क्या हो जाएगा अपना डायग्राम हो जाएगा। अब इसके बेस पे अपन क्या लेंगे, सभी डायग्राम बनाएंगे। तो ये टेबल आपको यदि अच्छे से समझ में आई है तो आपको डायग्राम भी आ जाएगा, डायग्राम भी इजी है, हार्ड काम नहीं है। तो एक बार इस टेबल का स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए। ये स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। अब अपन बनाते हैं सेल मॉडल का डायग्राम। वैसे डायग्राम में पहले भी बनाना बता चुका हूँ, पर वहाँ पे आपको कंप्लीट किस टाइप में बनता है वो ही बताया था, केवल आपको इजीली याद रखने के लिए बताया था। अब देखो मैं यहाँ पे इसके बेस पे लेके चलता हूँ। यदि मैं यहाँ पे तो क्या लेता हूँ एन की वैल्यू, यहाँ पे क्या लेता हूँ स्मॉल एल की वैल्यू। तो देखो एन की वैल्यू मैं यदि 0 लेता हूँ, एल की वैल्यू 0, एन की वैल्यू 0, तो एल की वैल्यू भी कितनी है 0। तो 0 के लिए हमेशा कितना आया अपने पास 1/2 आया, ठीक है।
यदि मैं इससे ऊपर चलता हूँ, एन की वैल्यू कितनी लेता हूँ 1, तो एन की वैल्यू देखो जब 1 लेता हूँ तो 1 में कौन सी एक ही स्टेट आएगी, ये तो क्या है, जो नेगेटिव है, एक ही लेनी है। एल की वैल्यू कितनी लेनी है अपने पास, एक ही लेनी है। तो 1 के लिए 2 स्टेट आ जाएगी, देखो एल प्लस 1/2 यानी 1 प्लस 1/2, एक हो जाएगी 1 माइनस 1/2, तो ये तो हो जाएगा 3/2 और ये हो जाएगा 1/2। ये 2 स्टेट हो गई अपने पास। अब यदि अपन बात करें कि जब n इज इक्वल टू 0 1 हो गया, अब अपन बात करते हैं किसके लिए, 2 के लिए। देखो 2 के लिए बात करेंगे तो 2 के लिए कितनी स्टेट है, 2 स्टेट है। एक तो l की वैल्यू 2 और एक l की वैल्यू 0, यानी ये वाली तो नेगेटिव है। तो अपन ले सकते हैं, सबसे पहले किसकी लेते हैं अपन, 2 की लेते हैं। l की वैल्यू 2 लेते हैं तो कितना आएगा अपने पास, 2 प्लस 1/2 यानी कितना हो जाएगा, 2 और 2 4, तो 4 और 5/2। ऐसे ही ये कितना हो जाएगा अपने पास, 2 माइनस 1/2 और 2 माइनस 1/2 कितना हो जाएगा 4 और एक 3/2। अब अपन जो दूसरी स्टेट लेनी 2 के लिए वो 0 वाली है, तो 0 वाली हमेशा 1/2 देगा, तो 1/2 कहाँ आएगा, इसके नीचे आएगा। अब क्या होगा अपने पास, अब हो जाएगा अपने पास ऐसे ही जस्ट ऊपर बढ़ेंगे, जस्ट ऊपर बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा अपने पास, सॉरी ये तो इसका 1/2 है, तो 1/2 तो कहाँ आना चाहिए अपने पास, ऊपर ही आ जाएगा। 0 के लिए बात करेंगे तो ये क्या आएगा अपने पास 1/2। अब अपन यदि 3 के लिए बात करते हैं, यानी n इज इक्वल टू क्या हो गया, 3 हो गया। यदि n इज इक्वल टू 3 के लिए बात करेंगे तो 3 आएगा और 1 आएगा, तो सबसे पहले 3 की बात करते हैं। तो 3 की बात करते हैं तो क्या आ जाएगा, 3 प्लस 1/2 यानी ये कितना हो जाएगा 7/2। ऐसे 3 माइनस 1/2 आ जाएगा, तो 3 माइनस 1/2 6 और एक 5/2 ये हो जाएगा। अब ये एक तो ये तो हो गया l इक्वल टू 3 के लिए, एक किसके लिए लेना है 1 के लिए, तो 1 क्या देगा 3/2 और 1/2। देखो अपने पास 3/2 और 1/2 कैसे देगा, यदि 3/2 की बात करते तो ये तो हो जाएगा अपने पास 3/2, ये हो जाएगा अपने पास 1/2। तो ये किसके लिए हो गया n इज इक्वल टू 3 के लिए। अब यदि n इज इक्वल टू 4 के लिए बात करें तो 4 के लिए क्या है, 4 2 और 0 तीन चीज़ है। तो सबसे पहले तो बात करते हैं अपन 4 के लिए, तो 4 के लिए हो जाएगा 4 प्लस 1/2 कितना 9/2। ऐसे 4 माइनस 1/2, 4 माइनस 1/2 कितना हो जाएगा 7/2। ऐसे ही अपन बात करते हैं किसके लिए, l इज इक्वल टू 4 हो गया। अब 3 के लिए, तो 3 के लिए बात करेंगे तो क्या होगा अपने पास 3, सॉरी किसके लिए, l इक्वल टू 2 के लिए बात करनी है, सॉरी, तो 2 के लिए हो जाएगा अपने पास 2 प्लस 1/2 यानी 2 प्लस 1/2, तो यानी 4 और एक 5/2। और ऐसे ही अपने पास क्या हो जाएगा और ऊपर बढ़ता जाएगा, तो जैसे जैसे अपन ऊपर बढ़ेंगे तो वो क्या होगा बढ़ता जाएगा। तो जहाँ तक आपका पॉसिबल हो यहाँ तक बनाना, इससे ज़्यादा बनाने की ट्राई नहीं करनी। तो 4 का भी वैसे ही जो मैंने पहले बताया था वैसे ही बन जाएगा। अब देखो इसमें एक बार आप टेबल को ध्यान से देखो, फिर अपन क्या क्या डिनोट करते हैं वो देखते हैं। देखो अपने पास छोटी सी एक मिस्टेक हो गई थी, यहाँ पे ये क्या किया अपन ने n की वैल्यू ली, यहाँ पे क्या लिया अपन ने l की वैल्यू। तो n l की वैल्यू कितनी 1/2, ऐसे ही अपने पास 1 की आ गई, प्लस 1/2 किया और माइनस 1/2 किया, ये आ गई। 2 की किया तो 2 प्लस 1/2 ये आ गया, 2 माइनस 1/2। 2 के लिए दो वैल्यू, एक तो l इज इक्वल टू 0 लेना है, 2 के लिए दो वैल्यू लेनी है, ये वाली 2 वाली और 0, तो पहले 2 वाली ले ली तो ये आ जाएगा, और 0 वाली लेगी तो ये आ जाएगा। तो 2 और क्या है ये l की वैल्यू 0। ऐसे ही अपन लेंगे तो 3 और 1 आ जाएगा, तो इसी तरह से क्या आएंगे अपने पास सेल मॉडल बनेगा। तो ये तो देखो क्या हो गया ऑसिलेटर क्वांटम नंबर, ये ऑर्बिटल क्वांटम नंबर। अब यदि अपन न्यूक्लियन की बात करें तो न्यूक्लियन यहाँ पे कितना आएगा जी, न्यूक्लियन निकालने तो 2j प्लस 1 भरेंगे, यानी देखो यहाँ पे 2j प्लस 1, यदि यहाँ पे 1j की जगह 1/2, ये सब क्या है अपने पास j की वैल्यू यानी टोटल क्वांटम नंबर। तो ये हो जाएगा टोटल एंगुलर क्वांटम नंबर या टोटल एंगुलर मोमेंटम। तो जे 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 यानी स्पिन की वैल्यू, तो जे की वैल्यू रखेंगे तो ये क्या आ जाएगा अपने पास j 1/2। तो यहाँ पे कितने रखेंगे 2, यहाँ पे आ जाएंगे 4, यहाँ पे 2, यहाँ पे कितना 6, 2 4 8 4 6 2, इस टाइप में आ जाएगा। तो ये क्या आ जाएंगे 2j प्लस 1। अब यदि मैं बात करता हूँ कि ये तो क्या हो गया, देखो 4 और 2 6, 6 और 2, यहाँ पे तो कितना था 2 था, यहाँ तक कितना हो गया अपना 8 हो गया। अब 8 से जब ऊपर बढ़ेंगे तो देखो 8 और 6 14, 14 और 2 16, 16 और 4 20, 20 और 1 28, 28 और 4 32, 32 और 6 32 और 6
38, 38 और 2 46, 46 और ऊपर बढ़ेंगे तो 50, यानी एक 9/2 वाली स्टेट आएगी, उसके लिए क्या आ जाएगा 50। यानी ये सब क्या करेंगे, मैजिक नंबर को डिफाइन करेंगे। 2, 8, 50, 82, ऐसे ही अपने पास जैसे जैसे ऊपर बढ़ेंगे तो नंबर आते जाएंगे। तो ये वाली चीज़ क्या है अपने पास, जो नंबर बताएगा तो ये वाले नंबर ही क्या कहलाते हैं, अपने मैजिक नंबर कहलाते हैं। तो यहाँ पे जो जो ये वाले नंबर आए हैं तो इन्हीं को सेल मॉडल में क्या माना गया है, सर्वाधिक स्थायी माना गया है, यानी सबसे स्टेबल न्यूक्लियस माना गया है। तो ये वाले क्या हो जाएंगे अपने मैजिक नंबर। तो इस यही अपना क्या था, कंप्लीट सेल मॉडल था। तो सबसे पहले सेल मॉडल कहाँ जरूरत पड़ी, लिक्विड ड्रॉप मॉडल में क्या कमी रही, उसके बाद अपन ने देखा सेल मॉडल के एविडेंस, उसके बाद देखा अपन ने कुछ पोस्टुलेट के बाद अपन ने कुछ डायग्राम में कुछ वो डेरिवेशन टाइप में श्रोडिंगर इक्वेशन देखी, उसकी कैसे काम करता है। उसके बाद अपन ने इसकी टेबल बनाई और टेबल बनाने के बेस पे क्या बनाया, सेल मॉडल का डायग्राम बनाया। तो ये अपना कंप्लीट एक टॉपिक था सेल मॉडल, जो यहाँ पे खत्म हो जाता है और इसी के साथ ये चैप्टर भी क्या हो जाता है, अपना खत्म हो जाता है। तो आप सभी को धन्यवाद, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में।